दोस्तों, क्राइम और सस्पेंस से भरी कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा है आप और आपका परिवार सुखी एवं स्वस्थ होंगे। आज की कहानी एक नरभक्षी शैतान के बारे में है। उसका नाम था जेफरी डहमर। जेफरी डहमर एक अमेरिकी सीरियल किलर था जिसने 1978 और 1991 के बीच 17 पुरुषों और लड़कों की जान ले ली। 13 वर्ष से अधिक की अवधि में डहमर ने बार, मॉल और बस स्टॉप से अपनी शिकार की तलाश में रहता था। उन्हें पैसा या सेक्स का वादा करके घर बुलाता था और मारने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ देता था। फिर वो शवों को ठिकाने लगाने से पहले उनके साथ यौन संबंध बनाता था। उनके खोपड़ी या जननांगों को स्मृति चिन्ह के रूप में रखता था। उसने हत्या प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अपने पीड़ितों के बार बार तस्वीर लेता था ताकि वो प्रत्येक कार्य को याद कर सके और अनुभव को लेके जी सके। डहमर को 1991 में गिरफ्तार किया गया और 16 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। 1994 में जेल के कैदी क्रिस्टोफर स्कावर ने उनकी हत्या कर दी थी। जेफरी डहमर का जन्म 21 मई 1960 को मिलो में लियोनेल और जॉयस डहमर के घर पर हुआ था। 4 साल की उम्र तक उन्हें एक ऊर्जावान और खुश बच्चे के रूप में वर्णित किया गया था। जब डबल हर्निया सर्जरी के बाद उनमें बदलाव आना शुरू हो गया, तब तक डहमर स्कूल जाने की उम्र का था और परिवार ओहियो चला गया। कम उम्र से ही डहमर ने जानवरों की हड्डियों के प्रति आकर्षण विकसित किया और अध्ययन किया कि उन्हें कैसे साफ और संरक्षित किया जाए। एक बच्चे के रूप में उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड में संरक्षित बड़े बड़े कीड़ों और छोटे जानवरों की खोपड़ियाँ एकत्र की। सर्जरी के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डहमर ओहियो स्थित अपने घर लौट आया। उस वर्ष बाद में अव्यवस्थित आचरण के लिए गिरफ्तार किया जाने से उनके पिता उन्हें दादी कैथरीन डहमर के साथ रहने के लिए भेजा, लेकिन उनके पीने की समस्याएं जारी रही और उन्हें अगली गर्मियों में अभद्रता के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1986 में फिर से गिरफ्तार किया गया जब 2 लड़कों ने उन पर आरोप लगाया कि उनके सामने वो हस्तमैथुन करता था। उन्हें 1 साल की परिवीक्षाधीन सज़ा सुनाई गई थी। 1978 और 1991 के बीच डहमर ने 17 लोगों को मार डाला और समाज के कोने कोने में रहने वाले पीड़ितों का चयन करने में सावधानी बरतता था, जो अक्सर यात्री या छोटे अपराधी होते थे जिनका गायब हो जाने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और डहमर को पकड़े जाने की संभावना कम होती थी। उसने उन्हें पैसा या सेक्स का झांसा देकर अपने घर बुलाता था और लालच देकर मौत का घाट उतार देता था। वो उनके शरीर के साथ सेक्स वर्क में लिप्त था और शरीर के अंगों और तस्वीरों को स्मृति चिन्ह के रूप में रखता था। उनके सबसे लोकप्रिय उपमान मिलो की नरभक्षी और मिलो मॉन्स्टर उनके जघन्य अपराधों को दर्शाती है। डहमर की पहली हत्या जून 1978 में
रावर हाई स्कूल में से स्नातक होने के बाद हुई, जब उन्होंने स्टीवन हिक्स नाम के एक 18 वर्षीय सहपाठी को उठाया और उसे अपने माता पिता के घर ले गया। डेहमर ने युवक को नशे में धुत बना दिया और जब हिक्स ने जाने की कोशिश की तो डेहमर ने कहा कि वो नहीं चाहता कि वो जाए। डेहमर ने उसके सिर पर वार करके और बोरवेल से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। डेहमर ने हिक्स के शरीर को टुकड़े किए, शरीर के हिस्सों को प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया और उन्हें अपना माता पिता के घर के पीछे दफना दिया। फिर उसने शव को कब्र से बाहर निकाला, हड्डियों को हथौड़ों से कुचल दिया और उन्हें एक जंगली घाटी में बिखर दिया। सितंबर 1987 तक डेहमर ने अपना दूसरा शिकार स्टीवन टूमी को बनाया था। वो एक होटल के कमरे में रुकते हैं और शराब पीते हैं और डेहमर जब उठता है टॉमी को मृत पाता है। उसे पिछली रात की गतिविधियों की कोई याद नहीं है। बाद में उसने पुलिस को बताया कि वो टॉमी को नशीली दवा देना चाहता था, लेकिन उसे मारना नहीं चाहता था और उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है। डेहमर ने टॉमी के शव को उसकी दादी के तहखाने तक ले जाने के लिए एक बड़ा सूटकेस खरीदा, जहां उसने लाश को ठिकाने लगाने से पहले उसका गला घोंट दिया। हत्या के बाद उसने टॉमी के सर को कई हफ्तों तक कंबल में ढक कर रखा। 1988 में उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर करने से पहले उन्होंने अपनी दादी के घर पर 2 और पीड़ितों की हत्या कर दी। दादी उसके अपराधों के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन शराब पीने, युवकों को अपने घर लाने की प्रवृत्ति और कभी-कभी बदबू आने से थक गई थी। सितंबर 1989 में अपने नए अपार्टमेंट में जाने के लगभग 1 साल बाद डेहमर ने 13 साल के एक लड़के से संपर्क किया। वह उसके घर पर उसकी नग्न तस्वीर लेना चाहता था। उसके चलते डेहमर पर यौन शोषण और दूसरी डिग्री की यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। अपने यौन उत्पीड़न मामले में सजा का इंतजार करते समय डेहमर ने फिर से अपनी दादी के तहखाने का भयानक उपयोग किया। मार्च 1989 में उसने एक महत्वाकांक्षी मॉडल एंथनी सीयर्स को लालच दिया, गला घोंटा, अप्राकृतिक यौनाचार किया, तस्वीरें खींची और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। डेहमर ने सीयर्स को विशेष रूप में आकर्षण पाया और बाद में कहा कि वो उसे खोना नहीं चाहता था। सीयर्स पहला शिकार बन गया जिसके शरीर के अंगों को डेहमर ने लंबे समय तक सुरक्षित रखा। मार्च 1989 के बाल शोषण ट्रायल में डेहमर ने खुद का बचाव किया। अभियोजकों ने तर्क दिया कि उसे इलाज की ज़रूरत है, जेल की नहीं, और न्यायाधीश ने सहमति जताते हुए उसे 1 साल की जेल की सज़ा सुनाई और 5 साल की परिवीक्षा सज़ा दिया। हालांकि केवल 10 महीने जेल में काटने के बाद न्यायाधीश ने उसे जल्दी रिहा कर दिया। अपनी रिहाई के बाद वो अपनी दादी के साथ रहता था। अगले 2 वर्षों में डेहमर ने 12 और लोगों को मार डाला, जिससे उसके पीड़ित की कुल संख्या 17 हो गई। इस दौरान उनका पहला शिकार रेमंड स्मिथ नाम की एक पुरुष वेश्या था, जिसे डेहमर ने सेक्स के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाया था और उसे नींद की गोलियों के साथ कुछ
पीने को दिया था और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। डेहमन ने शव को टुकड़े टुकड़े करने से पहले उसकी तस्वीरों ली। उसके अगले शिकार एडवर्ड स्मिथ, जिसके खोपड़ी को गलती से नष्ट कर दिया, जबकि डेहमन ने उसे ओवन में सुखाने की कोशिश की थी। बाद में उसने पुलिस को बताया कि वो स्मिथ की हत्या के लिए दोषी महसूस करता है, क्योंकि वो उसके शरीर से कुछ भी रखने में असमर्थ था और उसे लगा कि वो वास्तव में बर्बादी है। डेहमन ने अपनी हत्याएं जारी रखी, रासायनिक तरीकों का प्रयोग किया और अक्सर अपने पीड़ितों का मांस खाया। डेहमन ने एक अपरिष्कृत प्रयोगशाला का भी संचालन करता था। उसने अपने 11वें जीवित शिकार एरोल लिंडस की खोपड़ी में ड्रिल किया और उसे म्यूरेटिक एसिड का इंजेक्शन लगाया। डेहमर को उम्मीद थी कि इससे लिंडस स्थायी रूप में बेहोश हो जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान लिंडस जग गई और बोली, मुझे सरदर्द हो गया, अभी क्या समय हुआ है। इसलिए डेहमन ने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। डेहमन ने 4 और लोगों की हत्या कर दी। उसके आखिरी पीड़ितों से एक 24 साल का ऑलिवर लेसी था, जिसके शरीर को टुकड़े टुकड़े करने से पहले उसके साथ यौन संबंध बनाया था। उसने लेसी के सिर और दिल को अपने रेफ्रिजरेटर में रखा और कंकाल को फ्रीजर में रखा। बाद में जब अधिकारियों जांच के लिए अंदर गए तो उन्हें 4 और पोलारॉइड की तस्वीर मिली। बाद की जांच में रेफ्रिजरेटर में एक सिर, फ्रीजर में 3 और सिर और संरक्षित खोपड़ियां की एक विस्तृत गैलरी, जननांगों वाले कंटेनर और उसकी भयानक पोलारॉइड तस्वीरें शामिल थी। डेहमन ने बाद में कहा कि उन्होंने पीड़ितों की खोपड़ी की एक निजी वेदी बनाने के लिए योजना बनाई है, जिसे अगरबत्ती और ग्लोब लाइट से सजाया जाएगा। डेहमर का मुकदमा जनवरी 1992 में शुरू हुआ। चूँकि डेहमर के अधिकांश पीड़ित काले थे, इसलिए नस्लीय तनाव था, इसलिए कड़ी सुरक्षा सावधानियां बरती गई, जिसमें बुलेट प्रूफ ग्लास की 8 फुट की बाधा भी शामिल थी, जिसने डेहमर को गैलरी से अलग कर दिया। जूरी में केवल एक अस्वस्थ व्यक्ति को शामिल करने से और अधिक अशांति हुई, लेकिन अंततः ये अल्पकालिक रही। सुनवाई में डेहमर का पिता और उनकी दूसरी मां उपस्थित थे। पुलिस पूछताछ के दौरान हत्या की बात कबूल करने के बावजूद डेहमर को सभी आरोपों से दोषी नहीं पाया गया। अंततः उसे पागलपन के कारण दोषी ठहराया गया। उसके बचाव में उसके व्यवहार का भयावह विवरण दिया गया, जो इस बात का प्रमाण था कि केवल कोई पागल ही ऐसी भयानक चीज़ें कर सकता है। जूरी ने अभियोजन पक्ष के इस विश्वास पर विश्वास करना चुना। 15 फरवरी 1992 को लगभग 10 घंटे की विचार विमर्श के बाद अपना दोष स्वीकार करने के लिए डेहमर वापस आया। उन्हें लगातार 15 आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई और मई महीने में 16 सज़ा सुनाई गई। डेहमन ने कोलंबिया सुधार संस्थान में जेल जीवन को अच्छी तरह से समाजित किया, हालांकि उन्हें आम जनता से अलग रखा गया था। अंततः उन्होंने अधिकारियों को उन्हें अन्य कैदियों के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने के लिए
अनुमति देने का मना लिया। उन्हें अपना पिता द्वारा भेजी गई पुस्तकों और तस्वीरों के रूप में धर्म प्राप्त हुआ और उन्हें कोलंबिया सुधार संस्थान में एक स्थानीय पादरी द्वारा बपतिस्मा लेने की अनुमति दी गई। 28 नवंबर 1994 को साथी जेल कैदी क्रिस्टोफर स्कारबेर्ग द्वारा डेहमर की हत्या कर दी गई। तो ऐसे एक नरभक्षी दरिंदा की अंत हुआ। मेरा ये कहानी सुनाने की मतलब यह नहीं कि मैं इस दरिंदगी की एप्रिशिएट कर रहा हूँ। मेरा आप लोगों को सचेत करने का मकसद है कि हम किसी भी अनजान व्यक्ति की बात में ना आए। फिर अंत में मेरा ये कहानी सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आने वाली कहानी आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।